आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फियांसे वीज़ा कैटेगरी के K3 एंड K4 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने लर्न किया फियांसे वीज़ा की 4 कैटेगरीज हैं K1, K2, K3, K4। हमने पहली वीडियो में K1, K2 के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करते हैं कि फियांसे वीज़ा K3 कैटेगरी और K4 कैटेगरी क्या है। K3 कैटेगरी जो है ये K1 कैटेगरी से बहुत ही डिफरेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप US सिटीजन हैं और आपका जो फॉरेन स्पाउस है, जी मैंने कहा फॉरेन स्पाउस, फॉरेन फियांसे नहीं, यानी कि इस सूरत में ऐसा है कि आपकी शादी हो चुकी है और आपका जो स्पाउस है वो फॉरेन कंट्री में है, अपनी होम कंट्री में है, तो आप उनको US में बुला सकते हैं K3 कैटेगरी के अंदर। इस सिचुएशन में आपने उनके लिए पहले से ही इमिग्रेशन पिटीशन फॉर्म I-130 पिटीशन फॉर एलियन रिलेटिव फाइल की होगी। अच्छा, ये कैटेगरी प्रिवेंट करती है एक्सेसिव वेट टाइम को। फॉर एग्जांपल फॉर्म I-130 पिटीशन फॉर एलियन रिलेटिव आपने अपने स्पाउस के लिए फाइल की है, अब उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऑफ कोर्स इट्स गोना टेक सम टाइम। तो आप क्या कर सकते हैं कि फियांसे वीज़ा कैटेगरी K3 में आप अपने फॉरेन स्पाउस को US में बुला सकते हैं ताकि वो I-30 जो फॉर्म फाइल किया होगा, पिटीशन फाइल की होगी, इसका जो वेट टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें वेट टाइम कम होगा पॉसिबली, जिससे आप उनको US में बुला सकते हैं। इस सूरत में आपको दोबारा से उनके साथ शादी नहीं करना पड़ेगी, जैसा कि K1 कैटेगरी में है जिसमें आप आते हो तो विद इन 90 डेज आपको शादी करना है। इस सूरत में अगर आपकी वो फियांसे US आ जाते हैं, स्पाउस एक्चुअली K3 कैटेगरीज में स्पाउस होंगे, तो फिर आप अगर पिटीशन अप्रूव हो गई है तो आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल कर सकते हैं उनके लिए। उसका एक अलग सा प्रोसीजर है, इमिग्रेशन फॉर्म I-485 एंड देयर आर सम अदर डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने होंगे। अब समझ रहे हैं कि K1 कैटेगरी में आपका फियांसे है जिसके साथ आपकी शादी नहीं हुई और आप उनको US बुला रहे हो कि यहाँ पे शादी कर। K3 कैटेगरी में आपकी शादी हो चुकी है, आपने इमिग्रेशन पिटीशन फाइल की है, पिटीशन फिल एलियन रिलेटिव, आप उसका वेट नहीं करना चाहते, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, आप उसके साथ ही ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं K3 कैटेगरी में फियांसे वीज़ा के लिए। वो US में आ जाएंगे। इसका वेट प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली कम है, पर it डिपेंड्स कि किस सर्विस सेंटर में आपका। तो प्रोसेसिंग टाइम अगेन डिपेंड करेगा कि किस सर्विस टाइम सेंटर में आपका केस फाइल हुआ है, एंड नॉर्मली 5 से 15 महीने तक, 5 to 15 months it's taking in between, so it depends on processing time. Now अब डिस्कस करते हैं K4 कैटेगरी के बारे में। फियांसे वीज़ा K4 कैटेगरी क्या है? अच्छा, K4 K3 कैटेगरी टुगेदर है, जैसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया K1 K2 कैटेगरी गेट अलोंग। K4 कैटेगरीज में आपके फियांसे के जो क्वालिफाइंग चिल्ड्रन हैं अनमैरिड, वो भी उनके साथ US में आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि जब आप पिटीशन फाइल करेंगे तो उसमें बच्चों का रेफरेंस हो, उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी हो, ताकि जब वो पिटीशन अप्रूव होगी तो K4 कैटेगरी में जो क्वालिफाइंग चिल्ड्रन हैं वो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसकी जो अप्रोप्रिएट फीस होगी वो फाइल करेंगे और वो भी अपने पेरेंट के साथ US आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, और अगर आप दोनों वीडियोस देखें, पहली वीडियोस देखें K1 K2 कैटेगरी के बारे में मैंने डिस्कस किया है और इसमें K3 एंड K4 कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया है, और ओवरऑल इस फियांसे वीज़ा सीरीज में आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, आई होप कि आपको इट्स गोना बी हेल्पफुल। अब हम सिस्टम की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हम फियांसे वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फियांसे वीज़ा एप्लीकेशन किस तरह से फिल करते हैं। इसको पिटीशन फॉर एलियन फियांसे कहते हैं, फॉर्म I-129F। ये बहुत ही आसान पिटीशन है। I'll show you step by step. You don't need to hire any attorney or consultant. आप खुद से ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं, and trust me, you can save a lot of money. Just follow the instructions, watch this video. तो वीडियो को आप साथ साथ देखें, खुद से खुद का एक फॉर्म खोलें फियांसे एप्लीकेशन का, और आप इसको खुद से फिल कर सकते हैं, एंड दैट विल सेव यू a lot of money. कम से कम $1,000 आपका बच जाएगा। And yeah, I'm happy to help you out. So let's begin with it. So first section इसमें है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हम we won't touch it, we'll leave it as it is. मैंने प्री फिल किया है आपके लिए, so that will be easy for you guys.
हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लुक एट द इंस्ट्रक्शंस, टाइप ऑफ प्रिंट इन ब्लैक इंक। अगर आप प्रिंट करके लिखते हैं तो ब्लैक इंक में लिखें, वरना टाइप करें। एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके फियांसे का है, ऑफ कोर्स फियांसे है, आई मीन शी मस्ट बी आउट ऑफ यूएस, पाकिस्तान में है, इंडिया, बांग्लादेश, वेरेवर शी इज और ही इज। सो इसमें एग्जांपल मैं अपनी ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, सो मैं रेफर करूँगा शी के, शी इज़ आउट ऑफ कंट्री। तो एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, ऑफ कोर्स शी इज़ आउट ऑफ कंट्रीज, तो यूएस काउंट नंबर भी नहीं होगा मोस्ट लाइकली, एंड ये भी नहीं होगा यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर। सो इसलिए इन्होंने इफ़ एनी लिखा हुआ है फॉर सेफ साइड। नाउ दिस इज़ द पार्ट आपको समझने की ज़रूरत है, मैं आपको बताऊंगा। अब देखे होंगे कि फियांसे भी लिखा हुआ है, आप तो फियांसे वीज़ा, तो ये स्पाउस की लिखा हुआ है। ये मैं बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। K1 है वीज़ा जिसमें आपकी मंगनी हुई है आउट ऑफ कंट्री, लाइक आप यूएस के सिटीज़न हो, पाकिस्तान में गए हो, या इंडिया में गए हो, इंडियन हो आप, बांग्लादेश में गए हो, आप कहीं से भी हो, अगर इस वीडियो को देख रहे हो और सुन रहे हो, तो आपकी मंगनी हुई है, आप वापस यूएस आ गए हैं, तो आप फियांसे वीज़े पे K1 पे आप उनको बुलाना चाह रहे हैं यूएस में। बेसिकली इसकी 4 कैटेगरी होती है। K1 फियांसे के लिए, K1 एंड K2 होता है फियांसे एंड फियांसे के बच्चों के लिए अगर हैं तो, लाइक प्रायर मैरिज से, ठीक है। तो फियांसे है सिर्फ K1, तो आप ये चेक करोगे। नाउ ये है स्पाउस का K3। अच्छा, नॉर्मली ऐसे होता है कि लोगों को, किसी ने अगर बैक होम गए हैं, शादी की है और वापस आए हैं, तो वो फ़ौरन से I-130 जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था वो फाइल करते हैं इमिग्रेशन वीज़े के लिए। अब होता है इस तरह है कि सम टाइम इमिग्रेशन वीज़ा को टाइम लग जाता है। आज के दिनों में बहुत टाइम लग रहा है उसकी अप्रूवल को, अप्रूवल होने के बाद उसकी जो इंटरव्यू टाइम है उसको भी बहुत टाइम लग रहा है। तो ये बेसिकली सहूलत देता है आपको कि ठीक है आपकी शादी हो गई है, अब उस प्रोसेस को तो टाइम लग रहा है, तो उस प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो क्यों ना आप अपने जो भी स्पाउस है उससे इतना अर्सा दूर ना रहें, राइट। तो ये एक सहूलत दी गई है कि आप स्पाउस K3 वीज़ा फाइल करेंगे कि भाई ठीक है, जितनी देर उसकी फॉर्म I-30 पेंडिंग है उसको टाइम लग रहा है, जितना भी टाइम लगेगा हम तब तक K3 फाइल कर देते हैं ताकि वो जल्दी यूएस में आ जाए। कैसा, ये ज़बरदस्त है ना, राइट। सो आप K3 भी फाइल कर सकते हैं। और मैं एक और लाइक टिप बताऊं कि ज़्यादातर जिन्होंने इमिग्रेशन पटिशन फॉर्म I-30 फाइल किया होता है वो फ़ौरन से ये भी फाइल कर देते हैं। सम टाइम लोग कंकरेंट फाइल कर देते हैं, यानी कि जब ये I-30 फाइल किया तो K3 भी साथ फाइल कर देते हैं, राइट। सो कुछ लोग बाद में फाइल करते हैं। सो इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू गो अहेड विद दैट। समझ आ गई है। सो K3 और K4 होता है, ठीक है। K1 और K2 एक होता है जिसमें फियांसे के बच्चे होंगे K2, और K3 और K4 भी होता है जिसमें आप स्पाउस है और उसके बच्चे हैं, अगर फॉर एग्जांपल पहली शादी से, ठीक है। तो इसमें से जो भी एप्लीकेबल है आपका वो चूज़ करेंगे। तो मिसाल के तौर पे हम लेट्स से K3 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है इफ़ यू आर फाइलिंग टू क्लासीफाई स्पाउस एज अ K3 हैव यू फाइल फॉर्म I-130। सो डेफिनेटली सब ने तकरीबन फ़ौरन ही शादी के बाद यूएस आके, या कुछ लोग वहाँ से ही ऑनलाइन फाइल कर देते हैं बैक होम, जहाँ भी इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में। तो आपने डेफिनेटली किया होगा तो अब यस करेंगे, अगर नहीं किया तो आप नो करेंगे, ठीक है। और अगर इसको चेक किया तो ये नो ही होगा। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? सो इट्स प्रीटी सिंपल, ओके। एंड फुल नेम एग्जांपल देखिए प्री फिल की है मैंने आपके लिए, इट्स इजी फॉर यू, वी कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम, तो आप जल्दी से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फुल नेम लिख दिया, मिडिल नेम कोई नहीं है, फॉर एग्जांपल अदर नेम है, देखें निक नेम अगर है, मेडन नेम है, एलियस है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कोई भी। अगर लेट्स से मेरा नाम ये है तो मैंने कोई और नाम भी यूज़ किए हैं अगर, तो इसको लिख दूंगा, नहीं किए हैं तो नहीं लिखूंगा, ओके। मेलिंग एड्रेस है जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, ये मैंने एक फेक एड्रेस लिख दिया है।
एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। एड्रेस है ये, अगर अपार्टमेंट में रहने हैं तो अपार्टमेंट नंबर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। स्वीट है तो वो लिख देंगे, फ्लोर है तो 22 फ्लोर है। ऐसे बिल्डिंग्स होती हैं ना, बिल्डिंग का फ्लोर नंबर 22, समथिंग लाइक दैट, ओके। सिटी, स्टेट, ये मैंने प्रीफिल की है। अगर आपने पहली वीडियोस जो देखी है मैंने I-30 485 की, तो यू विल नो दैट कि लाइक दिस इज़ जस्ट रिपीटिंग प्रोसेस। मेलिंग एड्रेस आपने लिखना है, मेलिंग और फिजिकल एड्रेस आपका सेम है। मेलिंग जहाँ पे लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस होती है और फिजिकल जहाँ पे रह रहे होते हो, ठीक है। तो आप कहेंगे भी सेम है, ज़्यादातर लोगों का सेम ही होता है। अगर नहीं है तो फिर आपने देखा नीचे ये विजिबल हो गया, तो फिर आपको ये 5 साल की रेजिडेंस की हिस्ट्री बताई होगी, सेम जैसे पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया था। अगर इसको यस करते हैं ऊपर से तो ये डिसेबल हो जाएगा। अगर नो है तो आप 5 साल की हिस्ट्री बता रहे हो। अगर यस भी है तो फिर भी आपको 5 साल की हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, जिसमें ये आपके लिए इनेबल हो जाती है ऑप्शन, ठीक है। ये जो 5 साल की एड्रेस की हिस्ट्री है ना, इसको आपने मिस नहीं करना, वरना वो RFE लगाएंगे, रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस, आपका प्रोसेस लेट हो जाएगा। अब एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं सभी कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि 5 साल की हिस्ट्री बतानी है, यहाँ पे तो इतनी जगह नहीं है, तो हम तो 5 साल में 5 डिफरेंट जगहों पे रहे हैं, राइट, इट मेक सेंस। तो फिर आप क्या करेंगे, देखें ये आप ये पढ़ रहे हैं, स्पेस प्रोवाइडेड इन पार्ट 8 एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा ऑल दी वे, और यहाँ पे देखें तो बाकी इन्होंने 5 बॉक्सेस बनाए आपकी सहूलत के लिए। ऊपर कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन आप ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो ये आप नीचे आएंगे। इट्स वेरी सिंपल। पेज नंबर लिखें, भी कौन सा पेज था, पार्ट नंबर लिखेंगे, आइटम नंबर लिखेंगे, तो आप यहाँ पे उसको जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है वो लिख देंगे। Does it make sense? It's pretty easy. So we'll go back up and where we were. Okay, right here. So हमने एड्रेस लिख लिया। अब देखें प्रोफेशन, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अब ये भी देखें, डोंट फॉरगेट दैट 5 साल की पूछ रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने अपनी मिसाल दे रहा हूँ, तो अपनी कंपनी का नाम लिख दिया, फर्म का। तो ये एड्रेस देखें, एड्रेस इज़ रेपिटिशन, राइट। आपने सेम चीज़ जहाँ पे ऊपर ये एड्रेस लिखा, इसी तरह से एड्रेस आप लिखते जाएंगे। प्रोफेशन आप लिखेंगे, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखेंगे, डेट ऑफ एंड। 5 साल की हिस्ट्री बतानी है अगर, तो एक ही में 5 साल हो गए हैं, सो यू आर डन विद फर्स्ट पार्ट। अगर एडिशनल है तो आप यहाँ पे भी लिखोगे। अगर इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन है, 5 साल पूरे नहीं हो रहे, तो अगेन जो मैंने अभी आपको बताया था, ऑल दी वे एट द बॉटम आप रिमेनिंग 5 साल की हिस्ट्री प्रोवाइड करेंगे। अदर इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं किसके बारे में, मेरे बारे में, जो फाइल कर रहा है। सो मैं ये एग्जांपल दी, मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, मैरिड लिखा। अब चूंकि हमने ऊपर स्पाउस के लिए लिखा था, देखा ना, आपको याद है, हमने कहा था ये स्पाउस का, तो फिर आपने यहाँ पे डेफिनेटली मैरिड लिखना है, चेक करना है। अगर फियांसे है सिर्फ, तो ऑफ कोर्स सिंगल होगा। सो हम जा रहे हैं सिर्फ मैरिड के हवाले से। तो ये एग्जांपल के तौर पे सिटी ऑफ बर्थ, जहाँ ये आप पे जो एप्लीकेबल है आप वो लिखोगे। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दी है। पेरेंट वन इंफॉर्मेशन सेम जैसे आपने पिछली वीडियोस अगर देखी हैं, आपको याद हो गया होगा। पेरेंट वन इंफॉर्मेशन, फैमिली, फादर नेम है फॉर एग्जांपल, फर्स्ट नेम लिखेंगे आप, मिडिल अगर है तो एन लिख देंगे, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे, जेंडर है, और ये कंट्री, सिटी ऑफ रेजिडेंस, कंट्री ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। अब सेकंड पेरेंट ऑफ कोर्स, फर्स्ट में अगर फादर का रेफरेंस दिया है तो यहाँ पे मदर का लास्ट नेम होगा, गिवन नेम है, मिडिल, डेट ऑफ बर्थ जो भी एप्लीकेबल होगी आप लिखेंगे, जेंडर में फीमेल, और कंट्री ऑफ बर्थ जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है यहाँ पे लिख देंगे। हैव यू एवर बीन प्रीवियसली मैरिड, ये आपको पूछ रहे हैं पहले आपकी शादी हुई है, अगर नहीं हुई तो नो करेंगे, यस हुई है तो प्रायर स्पाउस का आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख देनी है। इट्स प्रीटी सिंपल, नेम एंड डेट मैरिज एंडेड। इसमें जो कोड का डॉक्यूमेंट है उस पर देखना होगा कि क्या डेट मैरिज एंड है। कुछ लोग होते हैं हम इस तरीके को सेपरेट हो गए थे तो वो नहीं काउंट होगा। बी केयरफुल, जो कोड पे डेट लिखी होगी,
तो इसमें नो करेंगे हम। आप यूएस सिटीज़न हैं, कैसे बाय बर्थ है यूएस में पैदा हुए, आपको यहाँ पे नेशनलाइजेशन मिली थी, तो आप वो लिख देंगे। यूएस पेरेंट्स, यूएस सिटीज़न पेरेंट्स हैं, लोग कहते हैं इसका क्या मतलब है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स देखें ना आपकी पैदाइश यूएस में हुई है ना आपको नेशनलाइजेशन मिली है, तो फिर आप यूएस सिटीज़न कैसे हैं? तो आप कहेंगे जी मेरे पेरेंट्स मिलिट्री में थे फॉर एग्जांपल, या वो आउट ऑफ कंट्री रह रहे थे, तो आई हैपन टू बी बोर्न देयर कि मैं वहाँ पे पैदा हुआ था। तो चूँकि पेरेंट्स यूएस सिटीज़न थे, आपको उसके हवाले से यूएस सिटीज़नशिप मिली। ठीक है, तो हम लेट्स से कहते हैं नेचुरलाइज है। ज़्यादातर फॉर एग्जांपल इमिग्रेंट होते हैं तो नेचुरलाइज होते हैं। तो फिर कहते हैं आपके पास नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट नंबर है, तो आई मीन हैव यू ऑब्टेन नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट इन योर ओन नेम, कहते हैं हाँ जी यस। अगर नहीं करेंगे तो ये सेक्शन ब्लॉक हो जाएगा, आई मीन डिसेबल हो जाएगा। यस है तो फिर आप सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यू विल नो दैट डेफिनेटली कि उसका नंबर क्या है, प्लेस ऑफ इशुएंस क्या है। फॉर एग्जांपल जी डैलस है जी, किस तारीख को इशू हुआ, आप जो भी डेट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दिया मैंने। पूछे हैव यू फाइल द फियांसे फॉर्म फॉर एनी अदर बेनिफिशियरी, तो अगर येस किया है तो आपको सिंपल उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी होगी, उस पर क्या रिजल्ट आया था जी, अप्रूव था, डिनाइड था, रिवोक था, राइट। अगर नो करते हैं तो ये डिसेबल हो जाएगा। डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, आपके बच्चे हैं अंडर 18 ईयर्स के, तो अगर येस है तो उनकी एज लिखेंगे यहाँ पे, अगर नो है तो यू विल लीव इट एज इट। कहते हैं 18 साल के आप जो है ना, प्लीज प्रोवाइड यूएस स्टेट और फॉरेन कंट्रीज इन विच यू हैव रेसिडेड सिंस योर 18 बर्थडे। 18 साल के बाद तक आप कहाँ किन कंट्री और स्टेट में रहे हैं। तो लेट्स से मिसाल के तौर पे दे दीजिए मैं ये पाकिस्तान रहा हूँ और टेक्सास से यूएस में रहा हूँ। यहाँ स्टेट की ऑप्शन नहीं है, अगर आप प्रिंट करेंगे तो आप साइड पे हाथ से लिख सकते हैं, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड इंफॉर्मेशन अबाउट योर बेनिफिशरी, अभी है वो आपकी स्पाउस के बारे में या फियांसे के बारे में। ठीक है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, जो भी है उनका लिखेंगे। मिडिल नेम है, ए नंबर नहीं होगा। ऑफ कोर्स अगर आउट ऑफ कंट्री हैं तो सोशल सिक्योरिटी नंबर भी नहीं होगा। ये यहाँ पे IRS फेडरल जो है ना आपकी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे जो भी है, फीमेल, स्टेटस मैरिड, सिटी, कंट्री ऑफ बर्थ, और ये सेम थिंग वी यूज्ड इट बिफोर। अदर नेम यूज्ड, अगर उन्होंने किया है प्रोवाइड ऑल अदर नेम यू हैव एवर यूज, सो बेसिकली आपके बारे में पूछ रहे हैं सीधा यू हैव एवर यूज। तो अगर आपने एलियासेस, निकनेम, मेरे नेम यूज़ किए हैं तो उनको लिखेंगे, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। इंफॉर्मेशन अबाउट योर बेनिफिशरी, मेलिंग एड्रेस, जो आपकी स्पाउस है या फियांसे है उनका मेलिंग एड्रेस एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया जी DH ड्राइव है लाहौर में, पंजाब, जिप कोड है और पाकिस्तान, सिंपल एड्रेस। यहाँ भी देखें 5 years हिस्ट्री, डिड यू सी दैट, योर बेनिफिशरीज की यानी कि स्पाउस की या फियांसे की 5 साल हिस्ट्री जो है, सेम प्रोसेस आपने जो ऊपर देखा पहली वीडियोस में देखा, 5 साल हिस्ट्री प्रोवाइड करनी है। एक एड्रेस ये हो गया, अगर इसमें 5 साल पूरे हो गए हैं दैट्स फाइन, नहीं हुए तो फिर यहाँ पे लिखें। अगर इस यहाँ भी नहीं हुए तो मैंने भी आपको बताया था कि एट द बॉटम जो है ना आप वहाँ पे लिख सकते हैं, एट द बॉटम ऑफ दिस फॉर्म। उनकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगर कोई है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर नेम और एड्रेस जो है इसका पैट सेम है जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर नहीं है तो NA कर देंगे। लाजमी नहीं आपने हर सेक्शन में नॉट एप्लीकेबल लिखना होता है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे भी एम्प्लॉयर के बारे में अगर है सो विल प्रोवाइड इट, नॉट सो यू कैन सिंपली NA लिख सकते हैं। उनके पेरेंट्स के बारे में, ये बेनिफिशरी आपके स्पाउस या फियांसे के पेरेंट्स के बारे में, मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया जी फैमिली नेम, लास्ट नेम अली है, आसिफ है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ जो होगी वहाँ पे लिखेंगे, मेल, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी एंड कंट्री ऑफ रेजिडेंस, सेम जो आपने खुद के लिए लिखा था अपने पेरेंट्स के लिए। मदर के लिए एग्जांपल के तौर पे मैंने एक नाम लिख लिया, फीमेल, सिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, सेम।
हैज़ योर बेनिफिशियरी, जो फियांसे या स्पाउस है, पहले शादी हुई है उनकी? नो। अगर यस है तो आप यहाँ पे इनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके। बेनिफिशियरी यूएस में रह चुके हैं पहले, तो आप कह रहे हैं नहीं। ठीक है। अगर यस, हैव यू बेनिफिशियरी एवर बीन इन द यूएस, यस है तो आप बताएंगे भी क्या लास्ट टाइम कैसे आए थे, भी विजिटर आए थे, स्टूडेंट आए थे, लाइक क्या स्टेटस था। तो उनको पता होगा। I-94 डॉक्यूमेंट नंबर होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेट्स सी, आई हैव एग्जांपल। इसका नंबर ये नंबर I-94 का ये है ना, एग्जांपल मैंने लिया है, ये नंबर है। सो डेट ऑफ अराइवल समटाइम इन्होंने यहाँ पे लिखी होती है, जैसे ये है कॉस्ट फॉर किसी, दिस इज समबडीज सैंपल। ठीक है। इस फॉर्म में देखेंगे आप तो यू नो कि इस पे डेट ऑफ अराइवल क्या थी, ये नंबर क्या था। ठीक है। तो फिर उनका जो स्टेटस एक्सपायर कब हो रहा है वो भी लिखा होगा। I-94 के ऊपर पासपोर्ट नंबर क्या है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, कंट्री कौन सी है जिसने इशू किया है, लेट्स से कंट्री ऑप्शंस पासपोर्ट पाकिस्तान लिख दिया। एक्सपायरेशन ऑफ पासपोर्ट, एक्सपायर कब हो रहा है हमने लिख दिया जी, इस तारीख को एक्सपायर हो रहा है। आपके बेनिफिशियरी जो है स्पाउस या फियांसे के बच्चे हैं, नहीं हैं, नो, यस अगर हैं तो बच्चों की इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो अगर फिर यस किया है, बच्चों की इन्फॉर्मेशन होगी, पूछ रहे हैं कि बच्चे आपके साथ रहते हैं, यानी कि बेनिफिशियरी के, आप कहते हैं यस, तो यहाँ आप कहेंगे नो। तो अगर आप कहते हैं नो तो फिर वो जानना चाहेंगे वो कहाँ पे रहते हैं, आपके बेनिफिशियरी के बच्चे, अगर हम कह रहे हैं कि हैं। ठीक है। फिर उनका यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस स्टाइल सेम है जैसे आपने खुद का लिखा था। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि बच्चे नहीं हैं। ठीक है। जैसे इसको अनचेक कर देंगे। ठीक है। सो एड्रेस कह रहे हैं कि यूएस में आपका बेनिफिशियरी कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे रहना चाहता है, तो ये जो आपका एड्रेस होगा मैंने इसको प्रीफिल कर दिया है। एग्जांपल के तौर पे उनका एड्रेस अब्रोड क्या है बेनिफिशियरी का, जो स्पाउस या फियांसे है, तो ये एड्रेस आप लिख देंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, देखें वो कह रहे हैं बेनिफिशियरीज नेम एंड एड्रेस इन हिज और हर नेटिव अल्फाबेट। आपके जो बेनिफिशियरी है उनका नाम और एड्रेस उनकी आबाई ज़बान में, नेटिव। अगर आप पाकिस्तान से हो तो जो नेटिव है, आप उर्दू लिख सकते हैं, पंजाबी लिख सकते हैं, इंडिया से हैं हिंदी लिख सकते हैं, जो भी वहाँ तमिल, जो भी आबाई ज़बान है, बांग्लादेश से हैं बंगाली लिखेंगे, पश्तो लिखेंगे, अगर आप लाइक उस रीजन से हैं तो जो भी आबाई ज़बान होगी इसमें आप नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, शहर का पता, प्रोविंस और कंट्री नेम। कह रहे हैं फियांसे आपसे रिलेटेड है, रिश्तेदार हैं, तो आप कह रहे हैं नो। अगर हैं तो क्या है जी, कज़न है, फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे जी फर्स्ट कज़न है, सेकंड कज़न है, थर्ड कज़न है, जो भी अप्लाई होगा, राइट, आप लिख देंगे। हम कह रहे हैं जी यस, एग्जांपल के तौर पे यहाँ आप नो कर देंगे, नो करेंगे फिर इसको रिमूव कर देंगे। और जिस कैटेगरी में हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने तो बोला हमारी स्पाउस है, राइट, तो फिर फियांसे तो एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट, तो फिर हम करेंगे ये नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मैं कह रहा हूँ बेनिफिशियरी तो मेरा स्पाउस है। आपने देखा था ना ऊपर हमने चेक किया था कि स्पाउस को मैं K3 वीज़ा पे बुलाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर have you and your fiance met in person during the 2 years में, अब अगर फियांसे के लिए अप्लाई कर रहे हैं K1 में, तो आप 2 साल इस एप्लीकेशन के फाइल करने से पहले, राइट बिफोर 2 साल में मिल चुके हैं उसको, तो आप यस करेंगे या नो करेंगे। तो अगर नो करेंगे तो आपको उसकी जो है, इफ़ यू आंसर्ड यस, एक्चुअली अगर यस करेंगे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, नो के, लेकिन हम तो कर रहे हैं स्पाउस के लिए, राइट, तो हमने इसलिए चूज़ करेंगे not applicable because beneficiary is my spouse. So next में ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मैरिज ब्रोकर के ज़रिए आप अपने स्पाउस को मिल दीजिए, मीट योर बेनिफिशियरी थ्रू दिस सर्विस, राइट, तो नॉर्मली नो होता है, क्योंकि आप किसी ना किसी जानने वाले रिलेटिव होते हैं, लाइक कुछ लाइक देयर इज सम कनेक्शन,
वरना ये एक ब्रोकर सर्विस है, अगर वो है तो फिर आपको उनकी इंफॉर्मेशन, नाम वगैरह, एड्रेस, वेबसाइट, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इफ़ यू डिड दैट तो आपको पता होगा कि उनकी क्या इंफॉर्मेशन है। काउंसलर प्रोसेसिंग हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान में है तो मैंने लिख दिया जी इस्लामाबाद में होगा कि कहाँ पे वीज़ा के लिए उनका जो एक रीजन होगा, काउंसलेट कौन सी एप्लीकेबल होगी। इंडिया से तो आपकी जो भी एप्लीकेबल काउंसलेट होगी, बांग्लादेश से हैं जो भी एप्लीकेबल, ढाका की है यहाँ, तो आप लिखेंगे सो ये होता है कंट्री तो पाकिस्तान होगी इस एग्जांपल में। क्रिमिनल हिस्ट्री देखें, ये आप पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। यू डोंट वांट टू मेक मिस्टेक ओवर हियर। आपको ये कि मैंने इसलिए इसको नहीं चेक यस और नो नहीं किया, ये आपको पढ़ना होगा और देखना होगा कि ये यहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं है। ये जो भी क्राइम्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। यस है तो यस लिखेंगे, नो है तो नो लिखेंगे। ऑफ कोर्स यस है एंड इफ दे हैपन टू लाइक आपने नो लिखा है, इफ दे हैपन टू नो दैट सो ये आपकी पिटिशन डिनाई हो जाएगी बिकॉज दे टेक वेरी सीरियसली अगर आपने फॉल्सिफाई की एप्लीकेशन में। ओके, सो आप रीड करेंगे इसको एंड यहाँ पे भी आप रीड करेंगे। तो अगर आपने कहीं पे यस लिखा है तो फिर आपको ये ऑप्शन है कि भी आपने किस, और आपने कहा जी मैंने तो सेल्फ डिफेंस में किया था, राइट। तो आप यहाँ पे जो भी अपनी वजह जो है उसको चूज़ करेंगे जो भी एप्लीकेबल होगी। आई मीन अगर आप इन क्राइम में से किसी में भी यस करते हैं तो आपको पता होगा कि आगे इसका क्या रीज़न और एक्सप्लेनेशन है। ये कह रहे हैं कि हैव यू बीन अरेस्टेड, क्या आप अरेस्ट हुए हैं, चार्ज इंडाइटमेंट। सो ये आप देख लें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नो है। अगर यस है तो ऑफ कोर्स के देखें एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, राइट। तो लेट्स से हम इस केस में नो कहते हैं। तो ये वेवर्स हैं। अगेन अगर किसी में आपने यस किया है तो आप वेवर सीक करेंगे। तो आप कौन सा वेवर सीक करेंगे, इफ़ अगर इनमें से कोई भी क्राइम है सो यू विल नो दैट कि फिर हमने आप इसमें से कौन सा वेवर आपने एप्लीकेबल आप पे एप्लीकेबल है। ऑलराइट, biographic information, not Hispanic, Asian, like Pakistan, India, Bangladesh, this region is like, this is Asia, so मैंने Asian लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, हाइट, वेट लिखा एग्जाम्पल, ब्लैक, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नॉर्मली लिख दिया। Now that's it, it's pretty easy, right? So यहाँ पे I will say okay I can read and understand। आपने अगर खुद फील किया है तो आप करेंगे। मैंने इंटरप्रेटर ने आपको इंग्लिश से उर्दू करके बताया, इंग्लिश से हिंदी करके बताया, तो आपने फील किया तो इंटरप्रेटर की आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे। प्रिपेयर ने लिखा है, भाई ने, कज़न ने, किसी ने हेल्प की है तो ये चेक करेंगे। तो इंटरप्रेटर ने किया है तो पहले हम यहाँ पे आपकी पिटिशनर की इंफॉर्मेशन, लेट्स से यहाँ पे है पिटिशनर की इंफॉर्मेशन, आप अपना नाम, फ़ोन नंबर वगैरह देंगे, साइन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं है, सो बी केयरफुल, हाथ से साइन करने हैं। सिग्नेचर और डेट आपने लिखनी है। अगर आप कह रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन देखें इंटरप्रेटर का है, फिर आप ये देखेंगे इंटरप्रेटर किया है तो उनका नाम, मेलिंग एड्रेस लिखेंगे, राइट। ये सारी उनकी सर्टिफिकेशन होगी, ये उनके फिर सिग्नेचर होंगे। ओके, तो अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं प्रिपेयर, ये लेट्स से मेरे कज़न, दोस्त, भाई, अटर्नी किसी ने किया है फिर, तो फिर उनको ये सेक्शन फिल करना होगा। प्रिपेयर का फुल नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। और ये अटर्नी के लिए आई एम नॉट एन अटर्नी, तो मैं तो कज़न हूँ भैया, आपका दोस्त हूँ, भाई उसने लिखा है। तो अगर अटर्नी है सो देन उसको पता होगा कि इनमें से कौन सा चेक करना है। डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड टू, मतलब अटर्नी ने सिर्फ ये फॉर्म फिल किया और इसके अलावा आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा। ये मैं एडिशनली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन इफ़ इट इज़ एप्लीकेबल एंड देन प्रिपेयर की सर्टिफिकेशन एंड एट द बॉटम अगेन ये सेम है एक्सक्यूज मी, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। So that's it, it's pretty simple form, trust me, there is no rocket science। आपने देखा है
स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। आप खुद से फिल करें, सबमिट करें USCIS को अलॉन्ग विद द रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं वो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए जो आप इसके साथ अटैच करेंगे और फाइल करेंगे। अगर आपने आई एम श्योर अगर स्पाउस के लिए है I-30 फाइल कर दी हुई है आपने तो इसकी कोई फीस नहीं होती, दिस इज़ फ्री। ऑलराइट, सो इट्स वेरी सिंपल, सेव योर मनी। अटर्नी या कंसल्टेंट को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही फिलअप कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू ऑल एंड गुड लक।